अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मनाहिल शेख। शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। और रमज़ान शरीफ का इख्तिताम हो गया, रहमतों से बरकतों से भरा हुआ महीना हमसे चला गया और पता नहीं हम शायद इबादत वो इसका फ़र्ज़ और कर्ज़ अदा कर सकते हैं, कर चुके हैं या नहीं। अल्लाह ताला हम सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और आज जैसा कि ईद का दिन है और ईद तो जब हम छोटे होते थे तो ईद की खुशियाँ बड़ी होती थी कि भई जल्दी-जल्दी चाँद रात आए, शॉपिंग करें। ईद सुबह होती है कि अम्मी-अब्बू से कहते हैं कि चलें भई सेवइयाँ खाएँ। तो इसी तरह से हमारे मेहमान यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं। पूरा रमज़ान इन्होंने भरपूर मेहनत की, ना सिर्फ़ अपनी डेज़िग्नेशन में रहते हुए काम किया बल्कि ख़ल्क़े खुदा के लिए, इंसानियत के लिए भी बहुत काम किया। आगे हमसे जानते हैं कि ये ईद कैसे गुज़ार रहे हैं और किस तरह से इन्होंने जो है अपने अलावा दूसरों की मदद की है या सिर्फ़ अपने ही सर्कल में घूमते रहे। आइए मिलवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीर अमान जस्टिस ऑफ पीस गवर्नमेंट ऑफ़िशियल से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। इसके साथ हमारे साथ पाकिस्तान राहत पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आयशा मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? जी अल्लाह का शुक्र। ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक, ईद मुबारक। अच्छा ये बताइएगा मुझे कि आज रमज़ान शरीफ का इख्तिताम हुआ और बहुत अच्छा भी लगता था सहरी और इफ्तार के बीच में और फिर वो सब लोगों का एक साथ मिलकर बैठ जाना। तो आपको क्या लगता है कि ईद की खुशियाँ ज़्यादा होती हैं या रमज़ान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान की एक ज़ाहिर अलग खुशी होती है, उसमें इबादत का महीना है, पूरा ज़ाहिर साल वेट करते हैं लोग और उसकी रूटीन भी लोगों की चेंज हो जाती है नमाज और रोज़े के हवाले से। और ये इफ्तारियाँ और सहरियाँ वो तो एक वो एडिशनल चीज़ है, तो उसकी एक ज़ाहिर अलग जो है उसका एक अलग चार्म है। लोगों को काफ़ी लोगों को मज़ा आता है और रमज़ान जब चला जाता है तो उनको अफसोस भी होता है। फिर ईद की जो है वो एक अलग किस्म की खुशी होती है कि रमज़ान जो है वो समझे हो गया, उसके बाद एक सेलिब्रेशन है। ज़ाहिर एक मुसलमानों का तो एक बहुत बड़ा वो फेस्टिवल है जिस तरह हर मज़हब में होता है। तो उसमें जो है ज़ाहिर है आपकी फैमिलीज़ और सारे जो है वो लोगों का आपस में मिलना, तो मेरे ख्याल उसकी एक अलग एक्साइटमेंट होती है। लेकिन जैसा आपने कहा कि बच्चों को शायद ज़्यादा खुशी ईद की होती होगी। ईद के दिन सबसे पहला काम क्या करते हैं? नमाज़ पढ़ना। उसके बाद आराम थोड़ा क्योंकि रमज़ान में महीने का जो आराम होता है, जो वैसे कह नहीं सकते कि हमारी पूरा महीना इबादत में गुजरा है, काश कि ऐसा हो जाए, लेकिन फिर भी एक जो है डिस्टर्ब हो जाती है। हम चलते हैं आयशा मेमन साहब, आप बताइए मुझे कि कैसे आप ईद मनाते हैं और इस दफ़ा आपका रमज़ान कैसा गुजरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम देखने वालों को भी ईद मुबारक देना चाहूँगा। रमज़ान मुबारक का महीना बाबरकत महीना है जो हमसे गुज़र गया, जो हमसे इसमें कमी कोताही हो गई, अल्लाह पाक उसे माफ़ फरमाए। रमज़ान मुबारक का महीना बहुत बाबरकत और अच्छा महीना है। मैं तो ख़ुसूसी तौर पे वाक़तन इसका पूरा साल इंतज़ार ही रहता है, क्योंकि इसमें हमारी रूटीन तब्दील होती है और इस रूटीन के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें दूसरी मिलती हैं। मिसाल के तौर पर आधी रात को उठ के आपने सहरी करनी है। लोगों को फजर में उठना मुश्किल होता है, लोग जो है वो इसी बहाने तहज्जुद भी अदा हो जाती है और जो है वो एक प्रैक्टिस बन जाती है। नमाज फजर के लिए उठने के लिए एक प्रैक्टिस बन जाती है। फिर इसके बाद जो है वो सारा दिन आपने रोज़े में रहना है। तो ये भी एक प्रैक्टिस है कि जी अल्लाह जल्ल शानहू की नेमतों की कदर इंसान को हो कि जितनी भी अल्लाह जल्ल शानहू ने नेमतें अता फरमाई हैं, हम सारा साल उसको इस्तेमाल करते हैं और आज हमसे वो नेमतें हमसे रोकी गई हैं, तो हमसे अल्लाह जल्ल शानहू क्या चाहते हैं। तो इसके बाद जब पूरा दिन भूख प्यास के बाद और इबादत के बाद जब इफ्तार का वक्त आता है, तो जब वो नेमतें इंसान खाता है, वो पानी ठंडा पानी पीता है, ठंडा शरबत पीता है, तो वो उसकी एक उसकी कदर मालूम होती है। और इन चीज़ों की कदर आज अगर आप पूछें तो गज़ा वालों से पूछें बिल्कुल कि जी आज पानी की वहाँ पे क्या कदर है। आज वो जो तरह तरह की इफ्तारी हमने खाई
वो जो हमने तरह तरह की जो चीज़ें हमने अपने दस्तरखान पे खाई हैं, वो चीज़ें कितनी अहमियत रखती हैं और उसकी कितनी कदर है, ये कदर जो है वो हमने तो कदर नहीं की। हमें अल्लाह पाक जो है वो, अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हमें कदर करना सिखा दे, हमें कदर करना समझा दे। लेकिन गज़ा वालों से भी पूछें कि जी उनकी कदर कि वो यानी कि आज पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इस वक्त जो है वो इसराइल ने पानी तक वहाँ पे नहीं पहुँचने दे रहा, और पानी बल्कि उसने शिफा हॉस्पिटल को बिल्कुल खामोश कर दिया है। 3-4 हॉस्पिटल हैं शिफा हॉस्पिटल के साथ जो है वो, और भी दूसरे हॉस्पिटल हैं जहाँ पर इन फौजियों ने जाकर जो है वो, इसराइली दरिंदों ने जाकर वहाँ पर लोगों को शहीद किया है। अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर तो यहाँ तक किया कि लोगों को कहा, जो वहाँ पे लोग थे उनको कहा कि आप पीछे की तरफ से निकल जाएं, इनको पीछे का रास्ता बताया, और जब वो वहाँ से निकलने लगे तो वहाँ पे जाकर उनको जाके शहीद किया। और इसी तरह चुन चुन कर वहाँ के डॉक्टर्स को, नर्सिस को, वहाँ जो मेडिकल स्टाफ है उनको इंट्रोगेट करके, पहले तो गिरफ्तार करके ले जाते हैं, उनको इंट्रोगेट करते हैं, और खुसूसी तौर पर वो लोग जो मेडिकल के शोबे से वाबस्ता लोग हैं, डॉक्टर्स हों या वो नर्सिस हों या वो चाहे जो भी किसी भी, उनको ख़ास तौर पर हिट करते हैं। और किसी भी उनके आज़ाद निकाल लिए गए, किसी भी मुल्क के अंदर, जी बिल्कुल मतलब ऐसा ही है, किसी भी मुल्क के अंदर कहीं पे भी ये चीज़ें जंग की हालत में आपको ये चीज़ें अलाउ नहीं है कि आप ये काम करें। उन्होंने जो है वो जंग के अंदर जो है वो उन जंगी जो उसूल हैं उनको भी पामाल किया, बच्चों को शहीद किया, औरतों को शहीद किया। हम मुसलमान हैं, ये अपने आप को अहले किताब कहते हैं, क्या इनको इसके अहकामात नहीं पता? ये बात करते हैं कि जी ये यहूदी हैं अहले किताब, और ये अहले किताब है, ये किताब को मानते हैं। क्या उस किताब में ये चीज़ें नहीं है कि उनको ये बातें नहीं पता? ये अपने मजहब को नहीं मानते, ये तो गंदे लोग हैं। इंसानियत की बात है, इंसानियत की बात है। मैं कहूंगी कि यूएनओ क्यों खामोश बैठा हुआ है? वैसे तो वहाँ इंसानियत की बात, ह्यूमैनिटी की बात होती है, अब इंसानियत कहाँ गई? और दूसरी बात, जब नेतन्याहू ने कहा कि मैं सिर्फ एक कदम दूर हूँ अपनी मंजिल से, क्यों खामोश है, क्या वजह है? और जो हमारे वो यहूदी लॉबी तो काम आ गई है, तमाम मुस्लिम ममालिक को आपस में भिड़वा दिया। वो देखिए ना, अब शाम को ईरान के साथ तो जो है, और तुर्की को कुरदियों के साथ, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को जो बलूचिस्तान में उलझा दिया। इस तरह मतलब गज़ा की क्या ईद होगी? पीर अमान साहब आप मुझे बताइएगा, हम यहाँ सुकून से अपने घरों में बैठे हैं, एक लम्हे के लिए अगर हम सोचें कि क़यामत के दिन हम वैसे थे मुसलमान, जब अल्लाह हमसे पूछेगा, और वो बच्चे जब झोलियाँ उठाकर बोल रहे हैं, तो वहाँ गज़ा की क्या ईद है, आप मुझे बताएं। और हाँ, बहैसियत मुसलमान हमारा क्या रोल बनता है? देखें, एज ऑनेस्टली स्पीकिंग, एज अ मुसलमान मुल्क में तो हमें तो शर्म आनी चाहिए कि खैर हम और भी मुसलमान मुल्क हैं जो बहुत पावरफुल हैं, जिन्होंने जो स्टैंड लेना चाहिए था वो नहीं लिया। इसकी वजह जो भी आपका जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल जो मामला चल रहे हैं, और इसमें भी कि एटलीस्ट अगर 2 या 3 भी अगर पावरफुल नेशंस इकट्ठा हो जाते हैं तो इससे शायद फ़र्क पड़ जाता है। अगर ओआईसी जो कि अपना रोल अदा करे, आपको लग रहा है वो रोल अदा कर रही है? ओआईसी क्यों खामोश बैठी है? नहीं, जो करना चाहिए वो तो नहीं। अब जाके उन्होंने यूनाइटेड नेशंस ने भी जो रेजोल्यूशन पास किया है, और वो तो सब चीज़ें सुनने में जो आ रही हैं, वो भी इसलिए कि जब जो है न्यूयॉर्क और अमेरिका के खुद लोग, अपने ही लोग, वो कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ये इंसानियत की, ये तो इतनी शर्मनाक हरकत है। और नेतन्याहू क्या करने चाह रहे हैं? अशरफ मेमन साहब, वो क्या कहा उसने, 100 मुल्क का ऑर्डर दे दिया है। देखिए जी, नेतन्याहू मतलब दज्जाल, बाइडन, ये वो फितने लोग, फितना परवर इंसान लोग हैं कि जिन्होंने एक एम अपना बनाया हुआ है कि जी मुसलमानों की नस्ल कशी करने का। और अमेरिका इनकी पुश्तपनाही जो कर रहा है इसराइल की, ये इंतहाई ज़्यादती है। आपने बात की कि जी अक़वाम मुत्तहिदा क्या करे, रेड क्रिसेंट के लोगों को शहीद किया है, जो वहाँ पे एनजीओज हैं, एनजीओज के लोगों को शहीद किया है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? कि हर किसी को अपनी
सरहदों तक महदूद रखा गया है। लेकिन मैं एक मिसाल बताता चलूं कि ये वक्त आने वाला है, जैसे एक मुर्गी की जो शॉप होती है, मुर्गी की जो दुकान वाला, वो जो पिंजरे से एक मुर्गी पकड़ के लाता है तो दूसरी मुर्गियां इधर उधर भागती हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करती हैं, फिर जाके कहीं जाके कोने में जाके बैठ जाती हैं। वो एक मुर्गी को पकड़ लेता है, उसको लाके ज़िबा कर देता है, तो दूसरी मुर्गियां समझती हैं कि हम बच गए, हम बच गई। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। वो बची नहीं है, उनकी बारी आने वाली है। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि ये एक एक करके जिन ये मुस्लिम ममालिक को जो जिस तरह कमजोर किया जा रहा है और जिस तरह मुस्लिम ममालिक को आपस की जो है वो आपस की लड़ाइयों में उलझाकर, इसके अलावा जो है वो देखिए उनको तो इस्तेमाल कर रहे हैं, ईरान को तो इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। ईरान ने हमेशा मुसलमानों के खिलाफ ही काम किया है, चाहे वो सऊदी अरब के खिलाफ हो, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो, चाहे वो अफगानिस्तान के खिलाफ हो, चाहे वो ईरान। वो जी उन्होंने जब वो उनकी मदद मांगने गए, उन्होंने कहा जी आपने जंग शुरू की, हमसे जो है वो परमिशन नहीं ली, जो आपने हमसे परमिशन नहीं ली, आपने हमसे मशवरा नहीं लिया। ईरान हमेशा मुस्लिम ममालिक की पीठ में छोरा घोंपता रहा है और ये अमेरिका का, इसराइल का बहुत बड़ा हथियार है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी। नहीं जी, नहीं, फिर ये क्या मामला है? यही बहुत बड़े मामला हैं, हमें यही बात समझ में नहीं। इराक को किसने तोड़वाया? इराक के 2 टुकड़े कैसे हो गए सैंक्शन के बावजूद? यही तो सरपरस्ती है इनकी। इसराइल की सरपरस्ती, अमेरिका की सरपरस्ती इनके ऊपर है। इस वक्त जो है वो रॉ की, मोसाद की, इनकी जो ईरानी, इनकी सबकी आपस की मिली भगत है। बहुत सारे सबूत मौजूद हैं। सही। जो है पीर अमान साहब, मुझे बताइएगा, ये तो हम बात कर रहे हैं अपने इस्लामी कंट्री की, जो कि अंबिया की सरजमीन में। पाकिस्तान के अंदर भी तो क्राइम, स्ट्रीट क्राइम जो है वो ज़ोरों शोर पर है। और जैसा कि रमज़ान हमारा गुजरा है तो उसमें भी स्ट्रीट क्राइम की जो शरह है काफ़ी ऊपर रही है। तो इसके पीछे क्या वजूहत है? आप माशाल्लाह पीपल्स पार्टी से बिलोंग भी करते हैं और इसके साथ साथ आप NGOs वगैरह के लिए भी काम कर रहे होते हैं। तो क्या ख्याल है, क्या इस पर काबू नहीं पाया जा रहा, या गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है उसका ध्यान कराची से हट चुका है, या IG जो है वो जो हमारी पुलिस है वो जो पेट्रोलिंग नहीं करी, क्या वजूहत है? देखिए, स्ट्रीट क्राइम तो कराची में शुरू से ही रहा था और हमेशा से है। अब ज़्यादा हो गए जी, इसमें बीच में थोड़ी कमी पेशी आई थी। एक तो ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट से आने से पहले तो काफ़ी ग्राफ नीचे गया था। फिर आपको पता है फिर जो और कुछ चीज़ें शुरू हुई थी जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी। और इंटीरियर सिंध में भी काफ़ी कच्चे के इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, इसी तरह शहर में भी स्ट्रीट क्राइम बढ़ा। तो ये तो खैर ऑन रिकॉर्ड भी है, यहाँ के जो उस वक्त होम मिनिस्टर थे उनकी नॉलेज में भी था। फिर अब जो है वो जो है अब दूसरी जो गवर्नमेंट आई है तो उसमें भी कोई कमी की नज़र नहीं आई उसमें। आपको पता है ईद का भी टाइम है और ज़ाहिर है रमज़ान में ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आई थिंक अभी जो नई गवर्नमेंट के बाद IG भी दोबारा जो तब्दील हुए हैं और चीफ मिनिस्टर ने भी नोटिस लिया इस चीज़ का, तो ये लोग अभी कोशिश कर रहे हैं इकदाम। अभी मेरे ख्याल आज भी कुछ हुआ है शहर में। बिल्कुल। और सब हम जो है ब्रेक की तरफ चलते हैं, इस टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीनस के मेहमान विद मनाई शेख। वेलकम बैक। वीनस के मेहमान विद मनाइल, और हमारे साथ मौजूद है पीर अमान, जस्टिस ऑफ पीस, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, और पाकिस्तान राइट पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अशरफ मेमन साहब। और हम बात कर रहे हैं अभी पाकिस्तान के अंदर स्ट्रीट क्राइम की। जी बताइए, हम बात कर रहे थे पीर अमान साहब, ये जो गवर्नमेंट है अभी जो है, ये जो चल रहा है स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए, क्या ये फेल हो गई है या ऐसे इक़दाम क्यों नहीं कर रही है? वज़ीर दाखिला सिंध बस ये बातें हो रही हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। देखा, अभी तो गवर्नमेंट ने जो दोबारा चार्ज लिया है, आपको पता है मेरे ख्याल शायद 2-3 हफ्ते ही हुए हैं, या शायद महीना हो गया इससे कम। तो अभी चूँकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुई हैं काफ़ी उनके जो ऑफिसर्स की और अभी पुलिस वगैरह की भी, तो अब जो है ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सीरियस सिचुएशन है और उनको संजीदा और ज़्यादा भी होना चाहिए। और अभी आज भी चीफ मिनिस्टर ने काफ़ी इस पे जो है नोटिस लेके उन्होंने
क्योंकि जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं और अभी 27वीं को भी शायद हुआ था, तो उसको उन्होंने उनके कैफ़े किरदार तक पहुंचाने के उन्होंने वो अपना हुक्म दिया है। इसने ये कि और इसको ज़्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है इतना किसी स्लेव्स के ऊपर बात आ रही है, उनकी जानों के ऊपर। जी जी बिल्कुल। और इसका आई थिंक क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान रेंजर्स भी बहरीन के साथ है, क्योंकि जो सिंध गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, तो इस पे अच्छा माजरत के साथ इसकी वजह ये तो नहीं है कि अब जो है MQM दोबारा से पावर में आ गई है और उनके जो लोग हैं और वो खुलेआम अब दोबारा से उनको खोल दिया गया है, या मतलब वो निडर हो गए हैं, बेबाक हो गए हैं? देखिए इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन अब जो क्रिमिनल्स तो चाहे किसी भी पार्टी के हो, अगर कोई भी सपोर्ट करे तो उनको तो वो तो गलत है और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये कि आपको पता है इलेक्शंस और उसके बाद अभी फिर सेनेट के जो हुए हैं, और ये मैं तो जो भी कराची में आपको MQM को भी इनको काफ़ी रीज़नेबल सीट्स मिली हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इसका कोई लिंक उससे होना नहीं चाहिए, और अगर कोई कुछ ऐसे लोग मुलव्वस हैं या किसी भी पार्टी के, तो उनको बिल्कुल पकड़ना चाहिए, बिल्कुल पकड़ना चाहिए। आयशा मेमन साहब, आपका क्या ख्याल है, ये इस जो रमज़ान है स्ट्रीट क्राइम का जो ग्राफ है बहुत ऊपर गया है, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप तो अपोजिशन में अब देखिए स्ट्रीट क्राइम्स जो है वो किसी भी हुकूमत की नाअहली होती है। सही। और अभी तो 4 संभाला है ना गुलाम नबी मेमन साहब ने, इससे पहले किसके पास था? ये नहीं, राजा रिफा साहब केयर टेकर। देखिए केयर टेकर ये भी इन्हीं की बनाई हुई थी, इन्हीं के लोग लगे हुए थे, मिनिस्टर इन्हीं के अफसरान थे, सारे RO सारे इन्हीं के थे, इन्होंने ही सारे अफसरान लगाए, होम डिपार्टमेंट इनके पास था, सब कुछ इनके पास था, सारी पुलिस के डिपार्टमेंट इनके पास थे। ये सारी बेकार बातें कि जी अब नई गवर्नमेंट आई है और ये वो, ऐसी बात नहीं है। ये पिछले 15 साल से हुकूमत करते आ रहे हैं, क्या किया इन्होंने? महंगाई इस हद तक बढ़ गई कि अब जो है वो लोग इस कदर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं कि एक दूसरे से छीन रहे। अब आप जो है वो अब आप खाना जंगी का इंतजार करें। बिल्कुल। अब लोग जो है वो इस वक्त लोग अपने घर के जो है वो राशन पूरा नहीं कर पा रहे, आप बिजली के बिल उनके सर पे लाके मार रहे हैं। बिजली के बिल पूरा करते हैं तो राशन नहीं है। अब जब जिसके घर में राशन नहीं होगा तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो किसी से छीनेगा या वो आपसे आके मांगेगा? आपने तो जी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चला दिया, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इससे काम चलेगा? आप इन प्रोग्राम्स को छोड़ें। हमें ये जो पंजाब में मरियम नवाज साहिबा अभी जो राशन दे रही हैं, यहाँ पे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और जी इन प्रोग्राम्स को छोड़ें। आप यहाँ पर बेरोजगारी को खत्म करें, आप यहाँ पर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको ठीक करें, आप यहाँ पे कारोबार को सही करें, आप जो है वो यहाँ पे माहौल अच्छा बनाएं। इसके साथ आप यहाँ पर जो है वो लोगों को काम करने दें। यहाँ पर मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, हम काम करने के लिए जाते हैं जी, कोई भी काम आप जो है वो रिश्वतों की इनके रेशो उठा के देख लें। ये सारे सारे करप्ट लोग हैं। और कल आपने अगर आपके पास, मैं आपको वीडियोस भेज दूंगा कि ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल्स जो पकड़े गए, उन्होंने बयान दिए कि जी हम पुलिस के फला लोगों को इतना भत्ता देते थे, हफ्ता इतना हम महीना देते थे। ये एक पूरी चेन है, ये पूरी चेन है। और ये पुलिस के लोगों को भत्ता जाता है, पुलिस के लोगों से फिर ऊपर जाता है, होम डिपार्टमेंट तक भत्ता जाता है, सिंध गवर्नमेंट तक भत्ता जाता है। ये सारे के सारे भत्ता खोर हैं। और अगर आप कराची वालों की बात करिए, आपने जैसे पहले बात की जी कि जी MQM को सीटें मिल गई, और क्या उनके लोग इन्वॉल्व हैं या नहीं है? सारे इन्वॉल्व हैं, ये बिल्कुल लोग इन्वॉल्व है। और एक और जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला चल रहा है कि जी ये सारा कुछ कराची में हो रहा। ये सारा सिर्फ कराची में नहीं हो रहा, ये पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। कि अंदरून सिंध में क्या हो रहा है इस वक्त? जो है वो कच्चे के डाकू क्या कर रहे हैं? वो लोगों को उठा के लेके जा रहे हैं, लोगों को जिबा कर रहे हैं, लोगों से ये वहां पे ये पैसे मांग रहे हैं। फेल हो गए ये लोग। तो ये सारे, तो ये पूरे के पूरा कश्मीर से लेकर पूरा कराची, हर जगह यही हाल है। ये भी एक ज्यादती वाली बात है कि जी कराची में ये हो रहा है, कराची में ये हो रहा है। कराची चूंकि एक इंटरनेशनल सिटी है और जो है वो यहाँ की चीजें फॉरेन मीडिया पे आ जाती हैं, ठीक है। इसलिए जो है वो इसको एक, मैं साफ कहता हूँ, MQM इसको उठाने की कोशिश कर रही है। वो चाह रही है कि जी ये कि कराची का हम जो है वो इसको जो है वो यानी कि सिंध गवर्नमेंट को नाकाम करने के लिए और अपने जो है वो अपने मुतालबात मनवाने के लिए। उनके मुतालबात क्या है? उनकी वजह से
हमारे ये जो हमारे कराची का बेड़ा गर्क हुआ, उनकी वजह से यहाँ से इंडस्ट्रियाँ गई, उनकी वजह से यहाँ से बड़े बड़े बिजनेसमैन चले गए, उनकी वजह से यहाँ से बड़े बड़े बिजनेस जो है जो यहाँ से या तो पंजाब ट्रांसफर हो गए या बांग्लादेश ट्रांसफर हो गए। इस वक्त बांग्लादेश जो है वो आपकी गारमेंट जो इंडस्ट्री है उसके अंदर सबसे आगे जा रहा है। बिल्कुल। और जो है वो लोगों को वो ये फैसिलिटी यहाँ से कितनी हमारे खुद बिरादरी के लोगों की कितनी फैक्ट्रियाँ चली गई। तो ये कौन लोग हैं, किन की वजह से चली गई? यही भत्ताखोर लोग हैं, यही सारे क्रिमिनल लोग हैं। और ये सारे किन में, ये इन सियासी पार्टियों में। ये सियासी पार्टियां अपनी सफाई करने के लिए तैयार नहीं है, ये उनको सपोर्ट करती हैं। इस वक्त मनशियात का सबसे बड़ा कारोबार कौन है? ये सारे कौन लोग हैं? ये इन्हीं पार्टियों के लोग हैं, इन्हीं पार्टियों के जो है ये सहायता ले ये लोग चल रहे हैं और यही लोग जो है वो इनको सपोर्ट करते हैं। इलाके की पुलिस को क्या नहीं पता? अपने बैकअप पर सपोर्ट अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज खत्म कर दें तो ये जो है इसका खात्मा हो जाएगा। और हर इदारे के अंदर जो ब्लैक शीप्स हैं, पीर रमान साहब आप मुझे बताएगा, हर इदारे में ब्लैक शीप्स होती हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारा पुलिस का महकमा है, अब उसमें जो हमारे गुलाम नबी मेमन साहब एक दफ़ा फिर IG के उस पर पोस्ट पर आए हैं, इसकी ब्लैक शीप्स को कैसे ख़त्म किया जाएगा? कौन सिंसियर नहीं है, कहाँ लेकनेस आ रही है? पुलिस के जो मैं डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ। देखें, आई एम श्योर पुलिस में अच्छे लोग भी हैं और इस किस्म के जो आप ब्लैक शीप्स की बात करें तो बिल्कुल इसको ख़त्म करना चाहिए। और ये जो IG अभी जो तब्दील हो, इनकी काफ़ी रेप्यूटेबल ऑफिसर हैं, इन्होंने पहले भी काफ़ी चीज़ें कंट्रोल की थी, इसी वजह से इनको टेस्ट भी किया हुआ, इसी वजह से वापस लाए गए, वरना और भी लोग मौजूद थे। तो उम्मीद तो यही है कि इस किस्म के लोगों से वो। अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट में अभी थोड़ी खरबरी पाई जा रही है, ये हो रहा है कि भाई जिसको जो डिजर्व करता था, जिसका नंबर था IG बनने का, उसको नहीं बनने दिया और दोबारा मंजूर नज़र जो है चहीते लोगों को आगे लेकर आ गए और दोबारा ये क्या वजह है? आप चूँकि खुद पीपल्स पार्टी से हैं तो क्या इसके पीछे क्या कहानी है? नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं, अगर किसी और का IG का था नंबर, लेकिन ज़ाहिर है तो आपको पता है ये फेडरल गवर्नमेंट उनके सिंध गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पे करती है और इनका जो हायरार्की है वो अपने उसके ग्रेड के हिसाब से है। जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसमें मैंने सुना था कि वो शायद IG थोड़े उनसे ज़्यादा सीनियर थे, तो फॉर सम रीज़न वो शायद आए हुए थे पंजाब से, उनको लगाया था। लेकिन इनका तो मैंने ऐसी कोई सुना तो नहीं है ऐसी कोई बात। अच्छा, आपके दादा जो हैं उनके बारे में बताएंगे, वो भी जो है पॉलिटिक्स में थे और उनके बारे में कुछ इस तरह से शायद पब्लिक को पता ना हो, तो इस प्रोग्राम जी, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर सिंध के पहले चीफ मिनिस्टर थे और 10 साल एजुकेशन मिनिस्टर थे, पीर इलाही बख्श, जो PIB कॉलोनी भी उन्हीं के नाम पे। तो पाकिस्तान बनाने में उनकी काफ़ी खिदमात थी और फर्स्ट CM थे। जी क्या 1947 की बात? जी 1947 के बाद। अच्छा, तो फिर उस वक्त आप थे, मतलब मौजूद थे? जी नहीं, मैं तो आपको पता उम्र में इतना बड़ा तो नहीं लगता। नहीं, मतलब छोटे थे कहीं या नहीं थे? नहीं, मैं नहीं था। सही। तो फिर दादा की कोई ऐसी चीज़ जो आपके अंदर आई हो कि आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी में स्टैंड किया हो, या कोई आपने सोचा हो कि नहीं इस दफ़ा मैं इलेक्शन में खड़ा हूँगा, या कुछ खिदमत खल्क़ का जज्बा हो? मेरी फैमिली पॉलिटिक्स में आई थी उसके बाद। तो काफ़ी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ, तो फिर मेरे अंकल थे, उसके बाद मेरे जो कज़न हैं अभी भी हैं, वो लोग इंटीरियर सिंधादू से। तो लेकिन मेरा सर कराची में ज़्यादा पॉलिटिक्स का वो है एक्टिविटीज़, डिस्ट्रिक्ट साउथ में भी ख़ास तौर से। तो एक फैमिली में है और एक ज़ाहिर इंटरेस्ट तो होता है। तो अब देखें हम इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शंस में आप खड़े होंगे इंशाल्लाह, दुआ करें। अच्छा मेमन साहब, आप मुझे बताइएगा, आप बिजनेसमैन भी हैं और आपने खुलकर बताया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं आपकी बिजनेसमैन में, लेकिन इसके साथ साथ आप जो है एक NGO को भी रन कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो इस रमज़ान में आपकी NGO ने क्या किया लोगों के साथ, कितनी नेकियां कमाई? अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे से खिदमत खल्क़ का काम कर रहे हैं और राह फाउंडेशन और AWT हमारी जो है वो NGOs हैं और इस NGOs के तहत हमने जो है वो राशन भी तकसीम किया है और ईदी भी दी है और अभी हमने मैं आपको जो है वो हमने यहाँ पर कुछ 3 दिन का हमने
ईद मेला भी लगाया। अच्छा। जो वो नादार बच्चे, वो यतीम बच्चे, जिसमें पुलिस के शहदा भी हैं, पुलिस के शहदा के बच्चे भी हैं, और भी बहुत सारे जो ये स्ट्रीट क्राइम्स, जिस तरह स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर जो लोग शहीद हुए हैं उनके बच्चे भी हैं, और जो है वो बहुत सारे गरीब नादार जो बेचारे जिनके कोई देखभाल करने वाला नहीं है, हमने उनके लिए ईद शॉपिंग का बंदोबस्त किया। ईद शॉपिंग का पूरा बाजार लगाया। उस बाजार के अंदर सारे स्टॉल्स मौजूद थे। हम जो है वो और उन्होंने ख़रीदारी की, और मुफ्त ख़रीदारी की। कोई ये नहीं है कि वहाँ पे कोई हमने कोई कम कीमत में ये पूरा बाजार लगाया, और पूरे बाजार के अंदर जो है वो उस बाजार के अंदर सारे स्टॉल लगे हुए थे, जूतों के, कपड़ों के, चूड़ियों के, और जो है वो ये खिलौनों के, और जो है वो हर चीज़, यानी बच्चों की जो घड़ियाँ और बच्चों के जो है वो ये कि ग्लासेस और हर चीज़ के जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने, हमने पहले ही लोगों को कहा हुआ था कि जी जो लोग जो है वो इस यानी जो लोग वो ये लेना चाहते हैं, ये ईद की शॉपिंग करना चाहते हैं, वो हमसे पहले रजिस्टर हो जाए। जो लोग रजिस्टर हो गए थे हमने उनको ईद की शॉपिंग कराई है। अच्छा। और जो है वो मुख्तलिफ मीडिया पे भी इस वक्त जो है वो ये हमारी रिपोर्ट इसकी चली है। AWT ने हमने सैलाब में भी बड़ा काम किया है। सैलाब में हमने ये टंडो यार के साथ साथ हमने दादू और ये टंडो मोहम्मद ख़ान और बहुत सारे इस तरह के अजला में भी हमने काम किया है। लोगों को घर भी बना के दिए, और हमने कराची में भी जो है वो जो शहदा हैं जिनका मैंने जिक्र किया, उनको भी घर हमने बना के दिए हैं। और उनके जिनके घर नहीं हैं उनके काफ़ी लोग हैं जिनके किराए भी हम माहाना अदा करते हैं, और उनको मुस्तकिल तौर पर माहाना 10,000 से लेकर 25,000 तक हम उनको माहाना वज़ाइफ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी। और रमज़ान मुबारक का तो खुसूसी मौका होता है, उसमें तो हम ज़्यादा कोशिश करते हैं। राशन और ये माहाना वज़ाइफ के साथ साथ ईद की शॉपिंग के साथ हमने ईदी भी दी, और ईदी जो है वो हमने ये कैश प्राइस में हमने ईदी भी तकसीम की है। और बहुत अच्छा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ये प्रोग्राम रहा है। पूरा महीना हमने इफ्तारी भी कराई है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ करते हैं और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि पूरा साल और हमेशा ये हमारी एक्टिविटीज़ जारी रहे। अल्लाह ताला इसको आपका अजर देगा। और बेशक इंसान तो है वो कुछ नहीं कर सकता। और चलते हैं ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद हम इसी टॉपिक को आगे लेके जाएंगे। वीनस के मेहमान विद मनाहिल शेख। वेलकम बैक। वीनस के मेहमान विद मनाहिल शेख। और आज जैसे कि ईद का दिन है और हम जो है ईद के ऊपर भी बात कर रहे हैं। हम अपने मुसलमान भाइयों को भी नहीं भूले। रमज़ान की जो लोगों ने बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ की हैं उस पर भी हम बात कर रहे हैं। और अल्लाह ताला ने जिसको जो है जिससे काम लेना होता है, अल्लाह ताला बेशक उससे काम लेता है, और उसका अजर भी बहुत है जो अपनी ईद की खुशियों में दूसरों को अपने साथ रखें। मुझे ये बताइएगा, मेरे साथ मौजूद है पीर अमान जस्टिस ऑफ पीस गवर्नमेंट ऑफ सिंध पीपल्स पार्टी के रहनुमा अमान साहब। मुझे बताइएगा कि ईद के दिन ख़ास तौर पर जो है आपका क्या रोल होता है, चूँकि आप पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं। क्या आम लोगों को या जो ग्रास रूट लोगों के जो होते हैं वहाँ पर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके साथ ईद मनाते हैं, या नहीं कि अपना हाई प्रोटोकॉल उसमें ही रहते हैं? नहीं, अक्सर जो है जब हमारे वो गांव में जाना होता है ईद पे, तो वहाँ के गांव के लोगों के साथ, मेरा दादू में तो वहाँ भी लोगों के साथ मनाते हैं। ज़ाहिर है वो हर किस्म के लोग होते हैं। बाकी कराची में हो तो कराची में तो जनरली जिनसे मिलना मिलाना होता है उसमें कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक वो नहीं है। लेकिन जो आवाम है, जो हमारे ज़ाहिर गांव के जो लोग हैं, तो वो ज़्यादा उनको खुशी होती है कि हम उनसे जाके मिलें। और आपके दादा की वजह से? हाँ, उनकी वो तो पुरानी बात हो गई, लेकिन अब पहले प्राउड तो फील होता होगा ना कि भाई। हाँ, वो तो जनरली वैसे भी होता है। वो एक ज़ाहिर है उन्होंने उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी और हिस्ट्री में सही थे ना? नहीं, वो शुरू में तो आपको पता है मुस्लिम लीग होती थी, वो तो उस वक्त पार्टीज नहीं थी। फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो के टाइम पे ज्वाइन किया, यानी उनके साथ काम किया है भुट्टो साहब के साथ। जी बिल्कुल, उनके साथ किया है, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी। और आप कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में भी कोई काम कर रहे हैं?
ऑर्गेनाइजेशन NGO के हवाले हाँ, से कोई NGO। जी, हम स्पेशल नीड्स पे काम कर रहे हैं, डिसेबिलिटीज़ पे, जो स्पेशल एजुकेशन पे। तो मैं FPCCI के प्लेटफॉर्म से भी कर रहा हूँ, उनका कन्वीनर हूँ कमेटी का, और फिर सिंध गवर्नमेंट की एडवाइजरी काउंसिल में भी। तो हम डिफरेंट जो स्कूल्स हैं और वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके ऑटिज़म है या उनको कोई डाउन सिंड्रोम है, तो गवर्नमेंट के भी सेंटर्स ऑपरेट कर रहे हैं ऑटिज़म के। तो अभी इन्होंने काफ़ी एक्सपैंड भी किया है, उस पर और काम करने की ज़रूरत है। तो 2018 में डिसेबिलिटी एक्ट जो आया था उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कर रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर ने इस पर स्पेशल फोकस भी किया हुआ है इस इनिशिएटिव में। तो उनकी डायरेक्टिव्स में तो काफ़ी कुछ चीज़ें शुरू हुई हैं और अभी इसको आगे लेके चलना है, आगे लेके चलना है। अच्छा, आपने तो ये क्लियरली बता दिया कि नेक्स्ट टाइम अगर आप खड़े होते हैं तो पीपल्स पार्टी से खड़े होंगे। अगर आप पीपल्स पार्टी से खड़े होते हैं तो क्या क्या चेंजेस लेकर आएंगे आप? देखिए, पीपल्स पार्टी में आपको पता करप्शन है, खत्म करेंगे इदारों में? तो ये तो एक अलग ही सब्जेक्टिव वो है। लेकिन जैसे हमारे जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो, उनका जो विजन है आपको पता है, वो भी यूथ पे उन्होंने काफ़ी फोकस किया है, कि यूथ को आगे आना चाहिए, और एक प्रोग्रेसिव उनकी एक सोच है और अप्रोच है। तो काफ़ी लोगों ने जब भी पीपल्स पार्टी ज्वाइन भी किया, आपको पता है चारों सूबों में उनकी बलूचिस्तान में काफ़ी जी स्ट्रॉन्ग बेस और बना ली। एग्जैक्टली, और इवन कराची में CM भी पीपल्स पार्टी का बना है बलूचिस्तान में। जी, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी है, तो इस वजह से। हाँ, तो इस दफ़ा एटलीस्ट 2 प्रोविंसेस में उन्होंने, और अब कराची में भी आपको पता है जितनी आपका मेयर जो पीपल्स पार्टी का है, डिप्टी मेयर, और जितने आपके इस दफ़ा UCs ने जो सीट्स निकाली हैं लोकल बॉडीज़ में, उसके अलावा प्रोविंशियल असेंबलीज़ की भी, तो काफ़ी अवेयरनेस आ रही है, और शहर में भी, क्योंकि चेयरमैन साहब की सोच ऐसी, और उनको लोगों को एतबार है उन पर कि इनका एक विजन है आगे, क्योंकि वो उनको एज अ फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर भी देखते हैं। बीबी की वजह से? जी, ऑब्वियसली बीबी की वजह से और सईद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से, ज़ाहिर एक जो है उनके एक है, तो उनके ब्लड में है, तो एक उनके, अगर ज़ाहिर है वो बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं, तो उसमें कोई तो क्वालिटीज़ होंगी ना। तो इस वजह से लोगों को एक जो है एक होप है कि फ्यूचर में जो है, क्योंकि आपको पता है जैसे वो कह भी रहते, जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो तो रिटायर उनको होना ही, अब यंग लोगों को आगे आना है। तो एक ज़ाहिर है एक पढ़े लिखे हैं और एजुकेटेड हैं, तो एक उनसे आपकी एक ज़ाहिर है एक माइंडसेट का भी पता चल जाता है ना, कि आपके क्या गोल्स हैं। जैसे उन्होंने 10 पॉइंट जो उन्होंने मंशूर निकाला था इलेक्शन से पहले, और किसी पार्टी ने नहीं निकाला, और वो इसी पे बात करते थे अपने जो है जलसों में, जो आवाम से जो मुखातिब हो गए, तो उसी की तरफ अब वो इम्प्लीमेंटेशन है। जिस तरह के आई थिंक 50 मेगावाट तक फ्री जो है बिजली प्रोवाइड करनी है, लेकिन कब आएगी? नहीं अभी उसी की तरफ शुरुआत हुई है ना अभी। उसके रेट बढ़ नहीं रहे। अच्छा मेहमान साहब, आप मुझे इस पे बताइएगा, इसके रेट तो बढ़ नहीं रहे। आई थिंक 50 यूनिट्स है मेगावाट है उसमें। मैं देखिए जी, 300 यूनिट्स हमारे दोस्त हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। हाँ। ये सिर्फ नारे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया है इन्होंने। जी हम 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। किधर है? हम तो इंतजार करें, बिजली किधर है? नहीं, हम तो ये इंतजार करें बिजली कहाँ है, फ्री तो बाद में देंगे। कहा जा रहा है कि इसके यूनिट के रेट बढ़ा दिए लेकिन गए ये हैं। पर यूनिट पता नहीं कितने हमेशा बढ़ाए IMF की वजह हमेशा से। इन्होंने, किसी ने 50 लाख घर बनाने का नारा झूठा लगाया, किसी ने जो है वो ये 300 यूनिट बिजली फ्री करने का झूठा नारा लगाया। ये झूठ बोलते हैं, ये अपने आप से झूठ बोलते हैं, हमसे झूठ बोलते हैं, ये आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये बातें क्या करते हैं? इनको ये नहीं पता कि क्या आवाम के इतनी बेवकूफ़ है। आप जीते हैं, आप बिल्कुल सिंध जीते हैं, कच्चे के डाकुओं से जीते हैं, आपका वोट बैंक नहीं है। और कराची भी जो MQM ने जीती है ना, ये भी सबको पता है। ये फॉर्म 47 में क्या किया सबको पता है। वोटों से कोई भी नहीं आया। आप ये समझते हैं कि ये वोटों से आए, ये वोटों से नहीं आए, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। बात ये है कि पीर पगाड़ा साहब ने एक बात कही थी कि जी 2.5 महीने पहले पेमेंट हो चुकी।
हाँ ठीक है जी, 2.5 महीने पहले उनको बता दिया कि जी हमें जीडीए को कोई सीट नहीं देनी। तो ये क्या चीजें हैं? इट्स प्लांटेड। और क्या चीजें आपको क्या नजर आ रही हैं? ये सारी चीजें नजर आती हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था वो सीट नहीं लेंगे, लेकिन फिर ले ली उन्होंने आखिर में। देखें जी, जो सीट उनको मिली वो क्यों छोड़े, हाँ, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वोट लेकर आए ना, वो तो उन्होंने फिर भी वोट तो लिया है। जहाँ पे पीपल्स पार्टी ने 90,000 वोट लिया, उन्होंने 72,000 वोट अच्छा, लिया। एमक्यूएम ने वोट नहीं लिया है जी, मुझसे पीछे थे, मेरी सीट पे मुझसे पीछे थे। कहीं पे आप हर जगह ये सारे सबूत मौजूद हैं। अब मैं इन पुरानी बातें हो गई, इलेक्शन गुजर गया, फॉर्म 47 सबके इशू हो चुके, लेकिन बहरहाल कोर्टों में केसेस चल रहे हैं, सबको पता है। ये बच्चे से भी पूछें तब भी पता है। ये जिस यूथ की बात कर रहे हैं, वो यूथ वो इनके बारे में कैसे अल्फाज अदा करते हैं वो सब लोग देखते हैं, सबको पता है, ठीक है ना। ये कराची है और ये बाशऊर लोगों का शहर है। ये पाकिस्तान, अल्लाह करे, मैं दुआ करता हूँ कि जी इस यूथ को अल्लाह पाक शऊर अता फरमाए, और यूथ के अलावा भी जो लोग हैं उनको भी अल्लाह पाक शऊर अता फरमाए, जो अल्लाह ने शऊर अता फरमाया है। इसके साथ मजीद उसके अंदर लोग मफाद परस्त लोग ज़्यादा हैं। मफाद के लिए लोग जो है वो ये पार्टीज ज्वाइन करते हैं। ये जो पार्टीज हैं ना, जो विनिंग पार्टीज हैं, इनको लोग अपने मफादात के लिए ज्वाइन करते हैं। अच्छा। ये कोई इन्होंने कोई मुल्क को, निज़ाम को बदलने के लिए ये इन पार्टीज को ज्वाइन नहीं कर रहे। इन्होंने कोई ये फलां इनके बेनिफिट्स हैं, किसी ये इनका ये किसी मिनिस्ट्री में इनका किसी का काम है, किसी के ये सरकारी नौकरियों का काम है, किसी के जो है वो किस किस्म के काम है। ये सारे अपने मफादात के लिए इन पार्टियों के साथ रहते हैं। अगर ये पार्टियां जो विनिंग पार्टियां और इस वक्त जो इक़्तिदार में मौजूद हैं, ये अगर इस पावर में ना हो, फिर मैं इनसे पूछता हूँ कि इनके विजन पे इनके साथ कौन है? इनका विजन है क्या? इनका विजन है क्या? अच्छा, ये कंफर्म बात है कि 200 जो है यूनिट नहीं फ्री होने वाले। नहीं, देखें वो तो फिर अब टाइम बता देगा ना कि अगर वो अपना आपको गलत प्रूफ करेंगे। पिछला टाइम भी बता चुका, इतना अरसा गुजर गया, 15 सालों में इन्होंने हुकूमत की, हमेशा जो वादे किए इन्होंने। पीपल्स पार्टी की थी। नहीं, लेकिन ये जो इन्होंने जो मंशूर में ये शामिल किया था, पूरे किए हैं जी। तो ऐसे वो खैर वादे तो खैर वो तो बहुत लोगों ने किए हैं। अभी जैसे इन्होंने 1 लाख घर और 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी का, तो देखें वो कोई चीज़ शुरू भी नहीं हुई थी। एटलीस्ट अभी आपको पता है सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम के तहत घर बनना शुरू हो गए। ये तो आपको पता होगा। 2.1 मिलियन हाउसेस किनको मिले? सारे सरकारी ऑफिसर लेके जाएंगे पहले। नहीं, आप डिस्ट्रिक्ट में चक्कर तो लगाएं कभी। अच्छा, हम लोग है ना, हम लोग कैमरे के साथ जाएंगे। 2.1 मिलियन घर उन्होंने, जो 2.1 मिलियन जो फ्लड इफेक्टीज को जो घर, उसका तो सारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। वो तो इसमें मतलब ऑब्वियसली इसमें वो भी शामिल है। हैंडओवर हो गए। अब कंस्ट्रक्शन मुझे नहीं पता किस फेज पर है, लेकिन हैंडओवर होंगे, ये डायरेक्ट उसके थ्रू ट्रांसपेरेंट सिस्टम के थ्रू है। ये सारे इन पॉलिटिकल, इनके जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, इनको हैंडओवर होंगे। इन्हीं को हैंडओवर होने, और किसको हैंडओवर होने? आज तक इन्होंने कभी कुछ दिया है? ये जो पिछले 15 सालों में इस पे तो आप रिसर्च भी कर लें। ये जो इस चीज़ पे तो सबको पता है, और ये वाहिद सूबा है जो घर बना के दे रहा है। अगर बाकी आप किसी से अगर कंपेयर कर लें, ये बिलावल साहब ने जो पिछले जो गवर्नमेंट में शुरू किया था ये। तो वो तो खैर वो मीडिया से तो कोई चीज़ छुपती नहीं है, कैमरे की आँख सब कुछ देख लेती है। कोई ऐसा ईद के मुतालिक कोई पैगाम देना चाहें आप पब्लिक को, आवाम को, कुछ कहना चाहें? पीपल्स पार्टी के रहनुमा होने की हैसियत से पूछ रही हूँ आपसे। ईद तो सब भी मनाते हैं। गवर्नमेंट जो है आप लोगों की आई है, तो अभी कोई ऐसा पैगाम, कोई तसल्ली लोगों को? इंशाल्लाह उम्मीद तो ये कि अभी शुरुआत है, चीज़ें बेहतर होंगी। आपको पता चैलेंजेस बहुत हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस, और क्योंकि मुराद अली शाह तीसरी दफ़ा आए हैं। जी बिल्कुल, उनको ज़ाहिर तीसरी दफ़ा मौका मिला है। उनका जो है वो क्योंकि उनका एक्सपीरियंस और ज़ाहिर जो उनका बैकग्राउंड है, और पहले उनको फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, तो कुछ चीज़ों को वो समझते हैं। तो और उनके लिए चैलेंज भी है लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन के हवाले से, और जो बाकी जो चीज़ें हैं, महंगाई। मैसेज दे रहे हैं आप
पीपल्स पार्टी की क्या तसल्ली दे रहे हैं? नहीं, मैं तो आवाम को ईद के लिए अपने का मैसेज हाँ, ईद देना के लिए चले, ईद के लिए मैसेज दे दें आप। नहीं बिल्कुल, ईद यही बोल रहे हैं 200 यूनिट आपको मिल जाएंगे फ्री, आप थोड़ी तसल्ली नहीं, देते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर उससे ज़्यादा मिलेंगे अगर इस चीज़ पे काम शुरू हुआ है। अभी जो एनर्जी मिनिस्टर भी आए हैं, आई थिंक नासिर शाह साहब, उन्होंने आते ही पहले दिन ही इस पे मीटिंग की थी, और आई थिंक कल भी चीफ मिनिस्टर के साथ इनका कुछ तो पूरा इन्होंने प्लान एक बनाया हुआ है, और पूरी टीम है जो साथ लेके चल रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि ये गोल ज़रूर पूरा होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है अगर वादा जिसका किया है तो खैर वो तो एक अलग चीज़ है। ईद तो खैर अभी आ गई है, तो पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं, और आई होप सबकी अच्छी ईद और बहुत सेफ गुजरे, क्योंकि इस किस्म के वाक़यात जो हो रहे हैं शहर में, और ज़ाहिर ईद की फिर खुशियाँ फिर उस तरह नहीं हो सकती अगर इस किस्म के हादसे होते हैं। तो उम्मीद ये है कि सब लोगों की ईद अच्छी गुजरेगी, और आप लोगों को भी ईद मुबारक, और थैंक यू आपने बुलाया अपने शो। अच्छा मेमन साहब, आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप भी पब्लिक को बोलने के खुश हो जाओ। ये देखिए, अल्लाह जल्ल शानहू ने खुशी का दिन अता फरमाया है, खुश होना चाहिए, और खुशियाँ भी एक अल्लाह की तरफ से एक बड़ी नेमत है। तो बिल्कुल खुश हों, खुश रहें, अपने रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से, अपने उन लोगों से जो आपसे किसी वजह से नाराज़ हैं, या वो आपसे दूर हैं, या वो किसी दूसरे ममालिक में हैं, उन सब से आप जो है वो अपनी ईद को उन सब के साथ सेलिब्रेट करें। इसके साथ साथ गज़ा के लोगों को आप ना भूलें, सादगी के साथ, और बहुत ही शुक्रगुजारी के साथ अल्लाह जल्ल शानहू ने जितनी नेमतें अता फरमाई हैं उन सब की शुक्रगुजारी के साथ ईद मनाएं। गज़ा के लोगों को ज़रूर याद रखें, उन यतीम बच्चों, उन गरीब लोगों का भी ज़रूर ख्याल करें, जो कि आज ईद के दिन भी आपके मुंतज़िर हैं। बहुत अच्छा पैगाम दोनों मेरे गेस्ट ने दिया कि अपनी ईद के अंदर जो है उन अपने साथियों, मुसलमान भाइयों को ज़रूर याद रखें, और बहुत सादगी से ईद मनाएं कि अगर हमारा भाई कुछ ना खा रहा और उसको इतनी बेदर्दी से शहीद किया जा रहा हो तो हम खुशी कैसे मना सकते हैं। हमारे एक हाथ में दर्द हो तो क्या दूसरे हाथ को तकलीफ़ नहीं पहुंचेगी। इसके साथ साथ जो है पीर अमान जस्टिस ऑफ पीस गवर्नमेंट सिंध और पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने पब्लिक को बहुत खौफ दिलाई है कि उनके लिए जो है बिलावल भुट्टो साहब जो है नए घर भी बनवा रहे हैं जो नीडी पीपल्स हैं। इसके साथ साथ 200 यूनिट्स जो है बिजली फ्री भी हो जाएगी, ऐसा ही है ना पीर अमान साहब? तो ये पब्लिक के लिए एक अनाउंसमेंट इन्होंने की और खुशखबरी भी। और हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान राहत पार्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अशरफ मेमन साहब, जिन्होंने बताया कि बहुत सी गवर्नमेंट्स आती हैं, वादे करती हैं, अब इंशाल्लाह अल्लाह करे कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी करे, पाकिस्तान का भला हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, लेकिन कराची जो है उसमें अमन होना चाहिए, कराची के लोगों को पीस मिलना चाहिए, स्ट्रीट क्राइम पर जो है काबू पाना चाहिए, पूरे सिंध के लोगों को भी मिलना चाहिए, पूरे सिंध के, हाँ जाहिर ऑफ कोर्स पूरे सिंध को, लेकिन स्पेशली जो कराची में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्योंकि इंटरनेशनल सिटी है, लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो प्लीज़ जो नई गवर्नमेंट आ गई है, जिन लोगों ने चार्ज संभाल लिया है, और आईजी सिंध जो है गुलाम नबी मेमन साहब, आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़, आपने आते साथ ये कहा था कि मैं उस SHO को जो है फायर कर दूंगा जिसके इलाके में डकैती हुई, तो भी तो बहुत कुछ हो रहा है, कितने SHO आप फायर करेंगे? तो प्लीज़ जो जो अपने अपने डेजिग्नेशन पर पहुँच चुके हैं उनको चाहिए कि इसको बहुत अच्छी तरह से कवर करें, क्योंकि ये कराची इंटरनेशनल सिटी है, पूरा पाकिस्तान हमारा है, और इसके साथ साथ अल्लाह ताला जो हम सबका हामी और नासिर भी है, और गज़ा के मुसलमानों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाए। इसके साथ मिनाइल शेख और मेरे गेस्ट को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।